स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल मॉडल पेपर जो सेट संख्या 1 है और इस सेट का कोड है 825 EX। यह जो वायरल मॉडल पेपर है 2024 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वायरल मॉडल पेपर से आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न जो है छपेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं कि इसके बहुविकल्पी प्रश्न और मानचित्र वाले सारे प्रश्न के साथ साथ मैंने जो भी लिखित है लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी, मैंने सारे क्वेश्चनों को एक एक करके अच्छे तरीके से लिख रखा है और आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न। और सीधे अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या पहला पर। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? यंग इटली बनाया। ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जियोसेपे मेत्सिनी, काउंट काबूर, तीसरा है जियोसेपे गैरिबाल्डी। तो देखिए, यंग इटली कौन बनाया था? तो यंग इटली नामक संगठन बनाए थे जियोसेपे मेत्सिनी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या दूसरा पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? कैंसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलेहम प्रथम, ऑटो वान बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, कैंसर विलियम प्रथम। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न संख्या 3 है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र या लोकतंत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असीमित राजतंत्र था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, या तीसरा ऑप्शन है कार्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्न आयात पर नियंत्रण। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 6 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा या व्यापार? तो देखिए, ये संघ सूची में व्यापार है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको वहां पे लिखा गया है बाजार और मेला। क्या लिखा गया है? बाजार और मेला। तो यहां से व्यापार हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 7 को पढ़ते हैं कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली या मुस्लिम? तो श्रीलंका में कौन से हैं बहुसंख्यक वर्ग? तो वो है सिंहली, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 8 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जहां संघात्मक शासन नहीं है? ऑप्शन है भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका या श्रीलंका? तो देखिए, भारत में संज्ञात्मक है, बेल्जियम में भी संज्ञात्मक है, संयुक्त राज्य में भी संज्ञात्मक शासन है, जबकि श्रीलंका में नहीं है। श्रीलंका में एकात्मक शासन है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 9 नंबर पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का विचार था। पहला ऑप्शन है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, धर्म और राजनीति अलग अलग है। और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का क्या विचार था? तो महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 10 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है?
पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी। तो देखिए लोकतंत्र से जो संबंधित है तो इनमें से सभी, लोकतंत्र से संबंधित जो है सभी ऑप्शन है। पारदर्शी शासन भी होता है, वैध शासन होता है और उत्तरदायी शासन भी लोकतंत्र में होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मैदान। तो सोपानी या सीढ़ीदार खेती किस राज्य में होती है तो वो हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है मोटे अनाज, तीसरा ऑप्शन है चना और चौथा ऑप्शन है कपास। तो रबी की फसल कौन सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना, ऑप्शन सी। चलिए अब 13 नंबर पढ़ते हैं कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन है पहला खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला। तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 14 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है मोटर गाड़ी, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो देखिए चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में किस में प्रयुक्त होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीमेंट उद्योग में। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 15 पढ़ते हैं, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभ्रक जो है धात्विक खनिज है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 17 पढ़ते हैं, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट डॉट में सम्मिलित होता है। प्रारंभिक क्षेत्रक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्रक और चौथा ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो देखिए प्रारंभिक क्षेत्रक, इसी को ही हम लोग प्रथम क्षेत्रक से भी नाम से भी जानते हैं, प्रथम क्षेत्रक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला और सोना। तो एंथ्रासाइट का संबंध किससे है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोयला से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1960, 1980, 1970 और 1950। तो देखिए बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना लगभग हम जानते हैं कि 1976 में हुई थी। किसमें 1976 में। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आप लोग इसे गूगल करके अच्छे तरीके से कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गति की प्रकृति, उद्यमों के स्वामित्व और ऑप्शन डी है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न पहले। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यातक में गिरावट क्यों आई, दो कारण बताइए। या अथवा करके लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं दो प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसमें से किसी एक प्रश्न को हल करना है। हमने पहला कर रखा है कौन सा कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यातक में गिरावट क्यों आई, दो कारण बताना है। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला, अब लिखेंगे दो कारण। पहला कारण क्या है तो 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात नगण्य था। जैसे ही भारत से कच्चे कपास का निर्यात बढ़ा, कच्चे कपास की कीमत में क्या हो गई, बढ़ोतरी बढ़ गई। चलिए दूसरा क्या कारण था
तो भारत में बुनकरों के पास आपूर्ति कमी थी और वे अत्यधिक कीमतों पर कच्चा कपास खरीदने को मजबूर थे। तो दोनों ये कारण हम लोग अच्छे तरीके से लिख देंगे। अब प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, अथवा भारत में केंद्रों और राज्यों के बीच सत्ता बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका पहला का हमने उत्तर दिया है। दूसरे प्रश्न का जो पहला है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे की मूल सोच क्या थी, तो इसका हम लोग लिखेंगे कैसे कि भारत में राजनीति शक्ति के विकेंद्रीकरण के पीछे का मूल विचार केंद्र सरकार से निचले स्तर की स्थानीय सरकारों जैसे राज्यों, जिलों और गांवों में शक्ति और निर्णय लेने के अधिकार को वितरित करना है। इस अवधारणा को विकेंद्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 3 को पढ़ते हैं कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार के मिट्टियों का वर्णन करें। या तो हम इसे करेंगे, नहीं तो अभ्रक के उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं दो उत्पादक राज्यों के भी उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखेंगे। अभ्रक का उपयोग। अभ्रक का उपयोग क्या है जी? तो अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े रबड़ उद्योग में, रंग बनाने में, मशीनों में चिकनाई देने के लिए, मानपत्रों की सजावट एवं विद्युत उद्योग में काम आता है। यह अभ्रक का क्या है? उपयोग है। पवनमापी यंत्र तथा उत्तम कोटि के दर्पण अभ्रक की सहायता से बनाए जाते हैं। अभ्रक उत्पादित दो राज्य लिखना है कि अभ्रक का उत्पादन कौन कौन से दो राज्यों में होता है। तो इसका हो जाएगा कि अभ्रक उत्पादित दो राज्य आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान हैं। तो ये भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 4 को पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है, अथवा विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूलन बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। किसी एक को करना है, ठीक है। तो चलिए चौथा का आंसर लिखते हैं। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर। पहला हेडिंग इधर बनाएंगे राष्ट्रीय आय, इधर बना लेंगे प्रति व्यक्ति आय। अब लिखिए राष्ट्रीय आय में लिखेंगे पहला दाग करके कि राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक राशियों का योग होता है। जबकि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से इसे ज्ञात किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय आय का औसत है। और दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के उत्पादन से होता है, जबकि प्रति व्यक्ति का आय का संबंध एक देश की औसत आय से होता है। ये तो दो अंतर हो गए। अब तीसरा अंतर समझते हैं। राष्ट्रीय आय एक देश के आर्थिक स्थिति या प्रगति का सूचक है, और इधर प्रति व्यक्ति आय देश में लोगों के रहन सहन के स्तर की माप का सूचक है। यह है तीसरा अंतर। चौथा है राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है, और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक के मापने का प्रमुख अंतर है। तो यहाँ पे 4 अंतर मिल गए। अब देखिए किसी भी देश की स्थिति की तुलना के लिए राष्ट्रीय आय को उचित विधि माना जा सकता है। तो यहाँ से वर्णनात्मक 1 के जितने भी क्वेश्चन थे चारों के चारों हम लोग क्या कर लिए? हल कर लिए। अब पढ़ेंगे वर्णनात्मक 2। देखिए वर्णनात्मक 2 क्या है? निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए। हमें 150 शब्द में देना है। क्या है? सत्याग्रह क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। अथवा आगे इसमें है 5वां का दूसरा अथवा करके दिया है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? इस आंदोलन के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। तो हम लोग किसका उत्तर दिए हैं? तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखिए और सत्याग्रह का अर्थ लिखना है। सत्याग्रह का अर्थ कैसे? अपने भाषा में। सत्याग्रह के विचार का मतलब है सत्य को ही अपने शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना।
सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। सत्याग्रह क्या है? तो सत्य की जो शक्ति है उसमें विश्वास रखता है। महात्मा गांधी का मानना था कि हम गलत नीतियों का बिना बल, माने बिना लड़ाई झगड़ा, बिना बल का मतलब है बिना लड़ाई झगड़ा के उनका विरोध करेंगे और हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे। और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह का जिक्र करना था। तो पहला चंपारण सत्याग्रह का जिक्र करेंगे। देखिए क्या 1916 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। तो एक हो गया चंपारण सत्याग्रह। दूसरा क्या है? गुजरात सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया गया। गांधी जी ने गुजरात में भी सत्याग्रह किया था। किसके संबंध में? किसानों के मदद करने के लिए, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल कर रही थी। तो ये दूसरा सत्याग्रह हो गया। तीसरा अहमदाबाद सत्याग्रह का जिक्र कर देते हैं। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सूती कपड़ा के कारखानों में जो मजदूर सत्याग्रह किए थे वो कहाँ किया गया था? तो देखिए अहमदाबाद सत्याग्रह के, ठीक है, संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 क्या है? भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, यानी भारतीय जो समाज है उसमें अभी भी जाति का बोलबाला है। इसके कारण क्या है? इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग, या इसको लिख लीजिए कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। किसी एक का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का लिखे हैं, तो ऊपर वाले का आप लोगों को बताते हैं, एक एक को समझाते हैं। भारत, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6, भारत में जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण यहाँ की सामाजिक वर्ण व्यवस्था है। भारत की जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था है वही जातियों का जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है, जो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए स्थापित की गई, लेकिन उसने विकृत रूप धारण कर लिया और भारत में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित में है। दूसरा देखिए, जाति प्रथा आधारित रोजगार के कारण रुचि रहने पर भी लोग एक दूसरे तीसरे धंधे को अपना नहीं पाते, फलतः बेरोजगारी के शिकार भी हो जाते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा भारत के लिए प्रमुख कारण प्रचलित है। आगे है जाति प्रथा को समाप्त करने के उपाय। जाति प्रथा समाप्त करने के हमें उपाय बताना है। 2 उपाय था। पहला उपाय है स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, छात्रावास आदि में नामकरण में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कानूनी तौर पर निषिद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? जातीय संगठन, परिचय, सम्मेलन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यहाँ से 6वां का हम लोग आंसर दे देंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसकी किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? भूक्षरण, अथवा वाला करके प्रश्न बताए हैं आप लोगों को। अथवा वाला प्रश्न था कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। समझिए, भूक्षरण भूमि के कणों को अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने को भूक्षरण या मृदा अपरवर्धन कहते हैं। भूक्षरण होने का कारण क्या है ये भी पूछा था। तो जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिकरण, शहरीकरण, वन विनाश, अत्यधिक चराई, झूम कृषि तथा खनन इसके प्रमुख कारण है। भूक्षरण के ये प्रमुख कारण है। भूक्षरण को रोकने के 4 उपाय बताना है। पहला समोच्च जुताई, दूसरा पट्टीदार खेती करना है, तीसरा भू परिष्करण प्रक्रिया और चौथा वाव अवरोधक एवं आश्रय आवरण। तो यहाँ से भूक्षरण रोका जा सकता है। तो ये 4 उपाय हो जाएंगे। अब क्वेश्चन संख्या 8 है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए अथवा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो चलिए सबसे पहले किसका? तो हमने पहले वाला का उत्तर दिया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र
हेडिंग बनाएंगे प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 8 का प्राथमिक क्षेत्रक क्या है समझिए। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह साधन है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, मछली पकड़ना तथा खनन भी शामिल हैं। भारत की लगभग 70% आबादी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो यहाँ से हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। अब द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बताना है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? तो द्वितीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र के विकास का समर्थन करता है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार टोकरी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को उपभोक्ता उपयोग योग्य उत्पादों में परिवर्तन करने में भी मदद करता है। तो यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन थे 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे हो गए। अब पढ़ेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न। देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न दो बार देखने को मिलेगा। यहाँ 9A, यहाँ 9B और यहाँ 9A 9B। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे लिखा रहेगा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो जो भी बच्चा होगा दृष्टिबाधित वो इसको करेगा। ये हम लोगों वाला ये वाला है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 9A कैसे करेंगे। निम्नलिखित संस्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम का सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। मतलब नाम बताएंगे तो आधा अंक, और यदि सही से दर्शा देते हैं तो आधा अंक, यानी कि पूरे एक जो है 9A का पहला जो है एक नंबर का हो जाएगा। आधा अंक और आधा अंक 1 अंक। चलिए पहला प्रश्न क्या है। वह स्थान जहां भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कहाँ पे हुआ था। तो 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था नागपुर मुंबई में। अब सबसे पहले देखिए नक्शा तो ऐसे मिल जाएगा। अब हमें ढूंढना है कि नागपुर मुंबई कहाँ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अब हमें ढूंढना है कि मुंबई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के ये जो एरिया है, यहाँ से यहाँ सब महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र मुंबई इसी में पड़ता है। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले देखिए चिन्ह बना लेते हैं, लिखते हैं नागपुर, नागपुर और क्या हो जाएगा मुंबई, मुंबई। ये कौन सा क्वेश्चन था। तो 9A का पहला था। दर्शा दिए और लिख भी दिए, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन 9A का दूसरा पढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय नहीं पहला है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था। तो इसका आंसर है दांडी गुजरात में। तो अब सबसे पहले आप जो ही है गुजरात, तो कहाँ है गुजरात यहाँ है। तो यहाँ हो जाएगा दांडी, दांडी, ठीक है। आगे लिख देंगे गुजरात, गुजरात और यहाँ से तीर बना करके यहाँ पे लिख देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई। तो 9A का ये दूसरा था। तो ये 9A का दूसरा हो जाएगा। एक एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, ऐसे ही दर्शाना है, जा करके दर्शाइएगा सही तरीके से। अब 9A का तीसरा पढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी। तो अमृतसर पंजाब में। अब यहाँ देखिए ये है पंजाब, तो यहाँ लिखेंगे अमृतसर, अमृतसर पंजाब, ठीक है। यहाँ हो जाएगा। और ये कौन सा है। तो 9A का 3 नंबर था। चिन्ह भी बनाते जाएंगे, ऐसे चिन्ह बनाने को बोला था, ठीक है। यहाँ पर भी बना देते हैं डांडी वाला में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चौथा है 9A का चौथा। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था चंपारण बिहार में, ठीक है। चंपारण बिहार में, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ है बिहार। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे दर्शा देते हैं चंपारण बिहार,
दर्शाने के बाद ये आप लोग जरूर जरूर दर्शाइएगा। ये 9A का कौन सा था, तो ये चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना घटी। चौरी चौरा की घटना कहाँ घटी थी, तो गोरखपुर में एक जगह है वहां पे घटी थी। तो ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ लगभग पड़ता है गोरखपुर, लिख देंगे इधर गोरखपुर। ठीक है, चौरी चौरा, चौरी चौरा। और ये कौन सा है, तो ये है हम लोग का 9A का 5 नंबर। ये चिन्ह बनाते जाना है। ठीक है, हो गया। अब चलिए 9A वाले सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब 9B पढ़ते हैं। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर, चिन्ह सी द्वारा दर्शाना है नाम सहित। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो लखनऊ बीचों बीच में पड़ता है, तो यहाँ लिख देंगे, ऐसे चिन्ह बनाइए, लिखिए सी और लिख दीजिए लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, तो ये 9B का पहला हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 9B का दूसरा, नर्मदा नदी पर बना एक बांध चिन्ह सहित द्वारा दर्शाना है। तो नर्मदा नदी पर बना एक बांध कौन सा है, तो चलिए सरदार सरोवर बांध, कहाँ, गुजरात में। अब आराम से आइए, गुजरात, ये है हम लोग का गुजरात। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखना है, तो लिख देंगे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये कौन सा था, तो 9B का, यहाँ से खींच दीजिए और यहाँ पर भी लिख दीजिए 9B का ये 2 नंबर है। और चिन्ह इसका कैसा था, तो चिन्ह इसका चतुर्भुज बना करके 2 लाइन, तो यहाँ चतुर्भुज बन गया, यहाँ पे 2 लाइन हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं 3 नंबर 9B का। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह वाई के द्वारा, कोष्टक बना करके वाई के द्वारा बताना है। तो देखिए दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, तो कौन सी, तो गोदावरी। अब गोदावरी है कहाँ, तो तमिलनाडु में। अब हम लोग ढूंढेंगे कि तमिलनाडु है कहाँ, तो यहाँ पे है। कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे गोदावरी, गोदावरी। और चिन्ह कैसे बनाना था, तो नदी वाला चिन्ह बनाना था वाई, तो यहाँ बना दीजिए वाई। ये हम लोग का हो गया वाई। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो ये था 9B का 3 नंबर। चलिए अब 9B का 4 नंबर पढ़ते हैं। भारत के किसी एकजुट उत्पादक राज्य का इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो भारत के एकजुट उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, तो पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल को हम लोग मैप में ढूंढेंगे, तो पश्चिम बंगाल कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे है, ये बांग्लादेश है, इसके आसपास यहीं पे है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे लिख देंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब इसका चिन्ह बना लेते हैं। तो चिन्ह हमारा कैसा दिया था, तो चिन्ह जुट वाला दिया था, ऐसे चिन्ह इसका बनाइए, चरकोनाह बना करके और 2 ऐसे बना दीजिए इसमें। ठीक है, और ये अब 9B का 4 यहाँ लिखना मत भूलिए, ये है हमारा 9B का 4 नंबर। इन सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है उत्तर पुस्तिका वाला पर भी लिख करके आ जाएगा, और यहाँ पर तो दर्शाना ही है। साथ साथ अब प्रश्न संख्या 9B का 5वां पढ़ते हैं। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह के द्वारा। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र लिखेंगे राजस्थान कोटा। अब राजस्थान कहाँ है, तो यहाँ पे है। ठीक है, लिख देंगे राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र कोटा में। ठीक है, कोटा। और इसका चिन्ह कैसा था, तो इसका चिन्ह ऐसा था,
एक बना करके आयत वर्ग जैसा और 3 स्टार, और ये 9B का 5 नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9B का 5 नंबर। इस तरह से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन का हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।